बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत साहब। एक बार फिर आज कल्चरल कारवां के पहले दिन इस पावन मंच से आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ग्रीटिंग्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। बहुत ही अच्छी खुशी की बात है कि आज इस कल्चरल कारवां में आप सब हमारे साथ हैं और एक ये बहुत ही ख़ास सत्र होने वाला है। ख़ास सत्र इसलिए नहीं क्योंकि मैं इसमें हूँ, लेकिन ये ख़ास सत्र इसलिए है क्योंकि जो इस सत्र के सवाल हैं, जो इस सत्र के पहलू हैं, वो हम सब के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और आइए हमारे बीच हमारे कलाकार जिनको परिचय की ज़रूरत नहीं है, और जब हम रंगधर्मी का रंग कर्म की बात कर रहे हैं, आपके विचारों से आज इस सेशन को हम उजागर करेंगे। आदरणीय पीयूष मिश्रा साहब के लिए जोरदार तालियां। सर आप यहाँ मंच पर। प्रोफेसर अशोक चक्रधर सर नमस्कार एक बार फिर। और आदरणीय राजेश जी एक बार फिर स्वागत आपका मंच पर। तो चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हुए, परिचय का सिलसिला हो चुका है और बात करते हुए कि जब हम रंगभूमि की बात करते हैं, जब हम साथ उससे जुड़े संस्कृति की बात करते हैं, तो जीवन का एक बहुत अहम उसूल है कि वी आर ऑल प्रोडक्ट ऑफ आवर चॉइसेस। जो हम निर्णय लेते हैं, जीवन की गाड़ी उसी रफ्तार से आगे बढ़ती है। तो मैं सबसे पहले पीयूष मिश्रा जी, आदरणीय राजेश जी व अशोक सर से यही सवाल रखूंगी कि वो कौन सा समय था या वो समय का वो कौन सी घड़ी थी जब ये निर्णय लिया गया कि अब जीवन का ये जो आयाम है, जीवन जो है, वो तो अब रंगमंच के साथ आगे बढ़ेगा। पीयूष सर, किस आयाम की बात कर रही हैं, सिनेमा या थिएटर? दोनों, क्योंकि नहीं, दोनों तो अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। थिएटर तो बाय चॉइस थी जी, वो था कि जो है एक्सप्लोर करना है, कुछ नहीं हो रहा था जिंदगी में तो कर लिया। सिनेमा बाय चॉइस जो भूख थी, मैं पहले भूल चुका हूँ अशोक जी के सामने, सिनेमा बाय चॉइस भूख थी। कतई भूख लग रही थी। दिल्ली में रहते हुए हम भूख को महसूस करना भूल गए थे। मैं लेफ्टिस्टों के चंगुल में फंस गया था, बहुत काम कर रहा था, हर कॉस्ट पर काम कर रहा था, परिवार की कॉस्ट पर काम कर रहा था, बीवी बच्चे जो है, माँ वगैरह, किसी की चिंता नहीं थी, सिर्फ लेफ्ट था है ना। तो मैं बहुत बुरी तरीके से चंगुल में था। उससे इंकलाब जिंदाबाद लगा के थक चुका था, जंतर मंतर को देख के थक चुका था। उसके बाद में जो है बाई चॉइस निर्णय आया कि भैया आपको भूख लगती है, आपके परिवार को भूख लगती है, आप जाओ सिनेमा में कुछ करो। और सिनेमा इज़ ए वेरी ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन। सिनेमा में जब तक आप बने नहीं हैं तब तक आपको मालूम नहीं है, जब तक बन जाते हैं, हम जैसे लोअर मिडिल क्लास लोग, हमें साला जो है मिल रहा है बिजनेस क्लास टिकट, हमें मिल रहा है रॉयल स्वीट रूम में रहने के लिए। तो जो हमने कभी सुविधा देखी नहीं ज़िंदगी में, एकदम जो सुविधा मिलती है, और मुझको शायद एकदम से मिली, मुझको 20 साल बाद मिली। 20 साल में दिल्ली में रहा, करता रहा थिएटर, वो किसी के लिए भी क्या, लेकिन जो है वो इवेंचुअली वो काम हो गया इस चक्कर में, काम बहुत हो गया इस चक्कर में। तो वहाँ यहाँ से गए थे तो बिल्कुल थके हुए गए थे, थके हुए अधवारे से गए थे, और बेतरह भूख लगती थी, बेतरह भूख लगती थी। मैंने एहसास किया कि भूख तो पिछले 20 साल से लग रही है, एकदम से क्या हो गया। तो मालूम पड़ा कि भूख को मारे बैठे थे, अपनी नहीं, अपने पेरेंट्स की भी, माँ की, बेटे की, छोटा बेटा था, बीवी की, खूबसूरत बीवी थी, सबकी भूख को मारे बैठे थे लेफ्ट के चक्कर में। तो चेतना मिली, कुछ ठकठकाए यहाँ पर, आध्यात्मिक चेतना आई ज़िंदगी में, एक विपश्यना नाम की चीज़ आई, बतलाया कि तुमको भूख लगती है और अपने परिवार की रक्षा करना तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है। तो ये हो गया इनकलाब जिंदाबाद, अब करो कुछ और, किसी का भला। तो मैंने जो है जाकर वहाँ पर सिनेमा ज्वाइन कर लिया। काम बहुत किया था यहाँ पर, इसलिए काम मिलने में दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत हुई वहाँ पर, इतना काम मिलने में दिक्कत नहीं हुई जितनी कि आम स्ट्रगलर को होती है, क्योंकि बहुत काम कर गया, बहुत ज़्यादा काम, अंडरलाइनिंग द स्टेटमेंट, बहुत ज़्यादा काम करके गया था यहाँ से। और मैं शायद पहला एक्टर होऊंगा जिसको जो है, एक्टर अगर आप मुझे मानते हो, तो मैं जो है, मुझे 46, आई वॉज 46 व्हेन गुलाल हैपेंड, आई वॉज 46 व्हेन गुलाल हैपेंड। तो वहाँ जाने के बाद भी 2003 में गया था मैं, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में जाके कहीं जो गुलाल रिलीज हुई। उसके बाद में आए, डिड नॉट लुक बैक। तो जम के काम किया। अब जो है दोबारा रूट पर आ गए, अपने औकात पर आ गए, कि अब मालूम पड़ता है कि अब भरे पेट थिएटर करने में क्या मज़ा आता है। ये पहली बार एहसास हुआ, जब किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती, आसपास किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती, आप अपने परिवार को सर्व कर लेंगे, अपने आप को सर्व कर लेंगे। अब मालूम पड़ता है कि लाइव इंटरेक्शन क्या होता है। अब मैं ऊब गया हूँ सिनेमा से, अब मैं ऊब गया हूँ सिनेमा से। वही जो है साला नेट प्रॉफिट, इतना लाभ हुआ, इतना नुकसान हुआ,
फिल्म इंडस्ट्री हैज़ बिकम लाइक अ मेडिकल हॉस्टल फॉर मी, जहाँ पर दे ऑलवेज डिस्कस मेडिसिन, दवाओं के अलावा और कुछ डिस्कस नहीं करते। तो अब मैं ऊब गया हूँ, मेरे पास में पैसा भी आ गया, माफ़ कीजिएगा, बहुत पैसा आ गया, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, इतना कि मैं संभाल नहीं पा रहा, मेरी औकात नहीं है इतना पैसा संभालने की। तो अब जो है मैं, मेरे लिए दिस इज दीज, मेरे लिए रंजीत, मैं बोला नहीं, रंजीत ने बोला था मुझसे, मैं आता क्यों हूँ यहाँ पर या हर छोटे शहर में जाता क्यों हूँ, क्योंकि वहाँ से निकलने का मौका मिलता। 24 घंटे सिनेमा, आप, सिनेमा इज़ लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया, लेकिन आप एनसाइक्लोपीडिया 24 घंटे नहीं पढ़ सकते, आपको जो है अपने लिए भी कुछ वक्त निकालना पड़ता है। तो आज की तारीख में मेरा थिएटर फिर से दोबारा ज़िंदा हो चुका है, मेरा बैंड है जिसको लेकर मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, पोइट्री फेस्टिवल्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनसे आता हूँ, मिलता हूँ आज और ख़ासकर नौजवानों में मेरा दिल बसता है कि क्या हो रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में आजकल, कौन सी गालियाँ चल रही हैं, क्या कर रहे हो, सिनेमा के कितने एस्पायरेंट्स हैं, हम सब मुझसे ख्वाहिश प्रकट करते हैं कि हमें सिनेमा ज्वाइन करना है, लिखना है, म्यूज़िक करना है, कैसे हो सकता है इसके बारे में बताना पसंद करता हूँ और उनके साथ में बैठ के उसके बाद में अपना एनएसडी स्कूल और ड्रामा में जो है 2 दिन बिताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं अपने कैंपस में जाता हूँ, वहाँ बैठता हूँ, बाहर एक सिगरेट पीता हूँ, एक से कॉफ़ी पीता हूँ, एक रजनीगंधा खाता हूँ और मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, बहुत खुश हो जाता हूँ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं कितना खुश, और इतना खुश होना, छोटे छोटे कर्मों से खुश होना बहुत बड़ी बात होती है। आपको ऑस्कर मिल गया, आप खुश हो गए, अरे हु केयर्स यार, आप छोटे छोटे कर्म करके देखिए अपने आप को, उसमें जो खुशी मिलती है ना, इतनी छोटी छोटी खुशी मिलती है। बच्चों से बातें, बच्चे नहीं है जवान है, बच्चों से, अरे क्यों बच्चे बोल रहा हूँ मैं, नौजवानों से बातें करना कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं, एनएसडी के स्टूडेंट से बातें करना क्या हो रहा है क्या नहीं। पास में कथक केंद्र था, हम जब जवान थे, मतलब हम भी जब कभी जवान थे तो कथक केंद्र भी जवान था, तो हम जो है मतलब उसमें बड़ी अटखेलियाँ करते थे। बिरजू महाराज साहब शिक्षा दिया करते थे वहाँ पर नृत्य की, तो वहाँ की जो है हमारी सहेलियाँ आजकल तो बुला गई, उस वक्त बड़ी 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 हसीन थी, तो उनको याद करना, उस ज़मीन को याद करना जिसने हमें सिखाया है। और बाकी ये मेरा जूनियर बैठा हुआ है, आजकल बहुत बढ़िया काम कर रहा है, अशोक भाई मेरे बड़े 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 भाई हैं, इनके बारे में क्या बोलूँ। तो ये है कुल मिलाकर, ये है पीयूष मिश्रा। ऐसा कोई बड़ा आदमी नहीं है, ना बुलाने के काबिल है, लेकिन फिर भी बुलाने के काबिल। बहुत ही सुंदर आदरणीय पीयूष साहब, आपने, अरे आप इतना ज़्यादा आदरणीय क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बहुत नहीं, क्योंकि देखिए आदरणीय इसलिए क्योंकि आपने जो बात बोली दिल से बोलिए, भौतिक से लेकर आध्यात्मिक, बाप रे बाप, आपने तो अभिनय की पूरी इंसाइक्लोपीडिया हमारे साथ सामने रख दी। मैं इसी के साथ आदरणीय राजेश जी के पास जाना चाहती हूँ। राजेश जी, जैसे पीयूष सर ने भी ये, आदरणीय पीयूष जी ने भी ये वाली बात कही है कि बहुत बेहतरीन काम आप कर रहे हैं ओटीटी पे। यदि मैं देखूं, सिलेक्शन डेज से लेकर दिल्ली क्राइम से लेकर मिर्ज़ापुर से लेकर छाए हुए हैं आप ओटीटी पर। अभिनय को लेकर जो निर्णय था कि रंगधर्मी की ओर जो आगे बढ़ने का था, वो क्या था वो समय की घड़ी जिसने आपको अभिनय की ओर, एक्टिंग की ओर, सिनेमा से लेकर थिएटर तक? मैं बहुत बचपन में मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया था, और उसका कारण शायद ये रहा कि मैं बहुत शर्मीला था और मोहल्ले में बच्चों से हमेशा, मतलब मैं जो अल्फ़ा मेल बच्चे होते हैं उनमें शामिल नहीं था, हमेशा पिटता था और इस वजह से अपना एक कोना ढूंढ लेता था और कुछ कुछ करने की कोशिश करता था, और आज तक शर्मीला हूँ। और अब अगर थोड़ा सा ये मैं अभिनय कर रहा हूँ इस वक्त, अभी शर्म नहीं आ रही है या मुझे झिझक नहीं हो रही है उसका। तो बचपन, क्योंकि मेरा परिवार पूरा एक संगीत से जुड़ा हुआ परिवार है। मेरे दादाजी ध्रुपद और हवेली संगीत करते थे, तबला प्लेयर थे। मेरे चाचा सितार बजाते थे, अली अकबर खान साहब के शिष्य थे। और मेरे कज़िन एक सितार बजाता, एक सरोदा था, पूरा म्यूज़िक वाली फैमिली का था। और दादाजी का हमारा एक मंदिर भी था, क्योंकि वैष्णव हैं हम लोग। तो मेरा पहला अभिनय का मुझे मौका मिला जन्माष्टमी के बाद, जो कार्यक्रम होता है एक नंद के आनंद भये करके, उसमें मैं, दादाजी ने कहा चल सखी बन जाना, तो रास वगैरह होते हैं उसमें मैं सखी बना। तो फीमेल इम्पर्सोनेशन से एक तरह से वो शुरू किया और मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, मज़े लिए मैंने उसमें खूब, क्योंकि मैं नहीं था उस वक्त। और वो जो घाघरा चोली पहन के और होली खेलते हुए जो किया, तब मुझे लगा कि इसमें शर्म नहीं आ रही है मुझे और मैं नहीं हूँ। तो इस वजह से शायद हुआ। फिर एक चाचा जी ने एक मोहल्ले में ही नाटक कराया, प्रताप विजय, उसमें अभिनय किया। और फिर मेरे ब्रदर दिल्ली में कार्टूनिस्ट थे,
तो उनके पास गर्मियों की छुट्टियां बिताने आता था, तो उन्होंने कहा कि एनएसटी की बच्चों की वर्कशॉप होती है, वो ज्वाइन करवा दी मुझे, समर वर्कशॉप। तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि इसमें ट्रेनिंग भी होती है और ग्रेजुएट होना है और 10 नाटक करने हैं। तो फिर वापस जाके मैंने राजस्थान में थिएटर शुरू किया, क्योंकि मुझे समझ हो गई कि एनएसटी करना है, और इस तरह से मेरा शुरू हुआ। बहुत खूबसूरत कि किस तरह एक बहुत ही सुंदर पारिवारिक धागा था जिसने कहीं ना कहीं आपको अभिनय की ओर खींचा। आदरणीय गुरु हम सब के प्रोफेसर अशोक सर, जैसे आपका बहुत सुंदर ताल्लुक रहा है शिक्षा के क्षेत्र से। अशोक सर, जब आपके सामने युवा स्टूडेंट आता है और वो जाना चाहता है थिएटर की ओर, एक्टिंग की ओर, सिनेमा की ओर, मैं एक सेकंड माफ़ी चाहूँगा, एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि मेरे रंगमंच की शुरुआत हुई जी। और मेरे कैमरे के सामने अभिनय की और एक्टिंग की शुरुआत अशोक भैया के साथ ही हुई। वो एनएसडी से पहले इन्होंने एक सीरियल में मुझे एक मुख्य किरदार दिया, और इस तरह से मेरा सिनेमा में आना अशोक भैया जी की वजह से हुआ है। तभी हमने राजेश जी पहले ही आदरणीय अशोक सर को गुरु के रूप में हमने तो मैं एक बार फिर अशोक सर की ओर जाते हुए, सर जब हजारों स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं और अभिनय की ओर अपने जीवन की दृष्टिकोण को मोड़ना चाहते हैं, आप उन्हें क्या एडवाइस देते हैं आज की बदलती हुई परिस्थिति में जहां हर चीज निरंतर रूप से बदलाव की ओर जा रही है? ये सही है कि मैं सलाहकार हूँ और सलाह देता हूँ, लेकिन सलाह लेने वाला अगर पहले से इतना पारंगत है कि उसको मेरी सलाह थोड़ा सा योगदान देगी, ज़्यादा सा नहीं, क्योंकि वो पहले से बनाया है। जैसे जब ये मेरे पास मेरे इनके बड़े भाई के साथ मुझे मिले और मैं खोज में था कि मैं किसको इस 5 एपिसोड्स के धारावाहिक, या बाद में वो टेलीफिल्म बन गई ढाई आखर नाम से, साक्षरता अभियान के लिए वो बनाई गई थी, और मुख्य एक्टर मुझे मिल गया। मतलब इनको देखते ही मैंने तय कर लिया कि हाँ यही हैं। तो इसका निर्णय करना कि यही मुख्य किरदार है, मुझे नहीं मालूम था ये थिएटर भी कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं या क्या विरासत है, लेकिन एक आदमी के व्यक्तित्व में एक ऐसी छटा होती है कि आप जान सकते हैं कि वो छंट के निकल के आया है। ऐसे ही उन हज़ारों विद्यार्थियों में से सब तो नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इस लायक होते हैं, तो उनके अंदर वो क्षमता होती है कि उनकी आंखें बोलती हैं, उनके अंग बोलते हैं, उनके हाथ बोलते हैं, उनके वाक्य बोलते हैं, और वो ऐसे बोलते हैं कि हिलते हैं बस और मुख कुछ नहीं बोलता, आंखें देखती हैं बस और मुख कुछ नहीं बोलता। अंग संचालन होता है जिसको आंगिक अभिनय कहते हैं, और कुछ नहीं होता। कोई बहुत संवाद मैंने डिलीवरी नहीं कराई इनसे कि कैसे बोलते हैं एक बार देख लूँ, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। तो जो अंग प्रत्यंग बोले, जो ढंग बोले, जो रंग बोले, वो उसके अंदर के अभिनेता या उसके नाट्यकर्मी को, रंगकर्मी को सामने लेके आता है। तो मैं अपने आप को बधाई देता हूँ कि मुझे पहले ही शॉट में एक ऐसा व्यक्ति मिल गया कि दूसरा शॉट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हम ऑडिशन ले रहे हैं तो कोई दूसरा अभिनेता भी हमें देखना है। शुक्रिया। नहीं, पहले में ही पारंगत मुझे लगे ये। और ये सच है कि सौम्य हैं, शिष्ट हैं, शर्मीले हैं, लेकिन जब इनको काम दिया जाता है तो चोली पहन लेते हैं। कोई बात नहीं, चोली के पीछे क्या है? शर्म है। तो वो उसके ये साक्षात अवतार हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। इनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए कि ऐसे शर्मीलेपन में भी कोई कैसे गीली हलचल कर सकता है दुल्हों में और छा सकता है और किसी भी किस्म के किरदार को निभा सकता है। तो उज़्मा साहिबा, बिल्कुल। हाँ, ये सवाल कि मैंने कितने हज़ार बच्चों से मेरा ताल्लुक़ हुआ, ये बेमानी है। मेरा भी तो एक बचपन था, और मैं इस सलाह को देने योग्य बनने में अपनी मौसियों का योगदान मानता हूँ। आज जब तुम बचपन की बात कर रहे थे तो मेरी मौसियों का योगदान है। क्या है कि छुट्टियों में आ जाते थे और हमारे अंदर भी इस तरह की चीज़ें थीं जो इनकी थीं कि भाई अभिनय करना कहीं अंदर से समाया हुआ था। अब कवि सम्मेलन में भी क्या करते हैं? एक वाचक अभिनय करते हैं, अपनी वाणी से, उतार चढ़ाव से, सामने वाले को देख के उसके अनुरूप भाषा गढ़ के करते हैं। तो ये भी एक कविता है। हर कला एक कविता है, और नाटक जो है वो दृश्य काव्य कहलाता है। संस्कृत में विद्वानों ने कहा है कि ये
दृश्य काव्य है, चाक्षुष ऐन्द्रिक चेतना देने वाला, आपको रिझाने वाला, और पता नहीं कब से चला आ रहा है वो। तो फिर मैं अपना जब नाटक पे बात करता था विद्यार्थियों से, तो साम वेद से और ऋग्वेद से और उन सारे वेदों से, वैदिक ऋचाओं से प्रारंभ करके हबीब तनवीर पे ला कर तो रुक जाता था कि ये हैं हबीब तनवीर, जो कि कहाँ से थिएटर लाते हैं, लोक से लाते हैं, छत्तीसगढ़ से लाते हैं, और बिना किसी सज्जा के, बिना किसी एंट्री एग्जिट पॉइंट के, बिना किसी मंच के, जहाँ बोलो वहाँ वो शुरू हो जाते थे और बांध के रखते थे। तो क्या है थिएटर की खूबी कि वो आपको अपने कौशल से बांध के रखता है, लोक नाट्य तत्वों से अपने आप को मजबूत करता है और निखारता है। तो मेरी मौसी का जिक्र कर रहा था, उस जिक्र के बाद आप उज़्मा आज़ाद हैं कुछ भी पूछने के लिए किसी से भी। होता क्या था कि छुट्टियों में ननिहाल आते थे, और वहाँ मैं अपने घर खुर्जा में तो बड़ा दबा संकोची रहता था, क्योंकि पिताजी का उस ज़माने में हर किसी पिताजी का ऐसे ही आतंकवादी सा रूप रहता था कि उनके आगे तो कुछ बोल ही नहीं सकते, है ना। तो वहाँ मेरी कलाएं नहीं निखरती थी। मेरी माँ इकलौती बेटी थी, मेरे नाना हेडमास्टर थे, और मेरे पास उनकी लाइब्रेरी की ताली होती थी, और सारी जितनी भी कलाएं सिखाने वाले थे, पुस्तक कला, चर्म कला, और जितने प्रकार की कलाएं थी, नाट्य कला, इन सब के हुनरमंद इब्राहिम साहब थे। तो इब्राहिम साहब हमारे गुरु हुए, और इस तरह से मैंने अभिनय करना शुरू किया। अभिनय करने में उन किताबों का योगदान है जिनको मैं पढ़ लेता था। उनका नाट्य रूपांतर करना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जो कहानी पढ़ी उसका नाटक बना दिया और उसको दिखा दिया मौसियों के बीच बैठ के अपनी ननिहाल में। अरे क्या मुझे बहुत पुचकारती थी, लाड़ जिताती थी, अच्छे अच्छे लड्डू खिलाती थी। तो वो पुरस्कार बचपन में मिले। और एक बार क्या हुआ, वो वैसा समानांतर अनुभव मेरे पास भी है कि बारात गई कोई, मुझे कुछ थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो मुझे बारात के साथ नहीं भेजा गया, मैं रह गया वहाँ। और वहाँ एक परंपरा है खोइया नाम की। खोइया क्या होता है, महिलाएं रह जाती हैं, महिलाएं रह जाती हैं और पुरुष सारे चले जाते हैं। अब गांव में सन्नाटा है, सारे पुरुष चले गए और खोइया के लिए महिलाएं। तो जो दबी ढकी कामनाएं होती थी, जो दबी ढकी भाषा होती थी, ऐसी ऐसी गालियां जो मैंने पुरुषों से नहीं सुनी, उन मौसियों से सुनी। बोल रही हैं धनाधन, OTT क्या इस्तेमाल करेगा साहब, इतनी गालियां। OTT में इतनी गालियां नहीं होती जितनी वो छोटी पट्टी में ही होती थी, वो हमारी OTT थी। और क्या हुआ कि जब मेरा, उन्हें मालूम था ये नाटक करता है और ये किसी बात को मना नहीं करता है, तो वो श्रीनिवास की नई नई शादी हुई थी और श्रीनिवास की बहू भी बीमार पड़ गई, उसको लाना था नई नवविवाहिता को। तो मुझे उन्होंने साड़ी पहनाई और घूंघट लगाया। पहले ये तो था नहीं कि मुंह फकेर के यानी मुंह खोल के चली जाएगी, लोगों की मतलब महिलाएं हैं तब भी उनके सामने भी घूंघट लगा के जाना है। तो मुझे क्या इतराज़, मैंने घूंघट मारा। मैंने नृत्य तो कहीं से नहीं सीखा, उन्हें देख के ही सीखा था। जितना सीखा था मैंने ठुम के गोल गोल घूम के और उंगलियां वैसे ही चला के ऐसे ऐसे करके, जैसे वो कर रही थी ऐसे मैंने कर दिया। तो पहला जो इस प्रकार का अभिनय का अनुभव था मेरा ननिहाल में अनेक। एक बार क्या हुआ कि वो चाइना के युद्ध का मामला था, सन 62 की बात है पीयूष डियर। अब नाटक क्या करें, तो सैनिकों का नाटक करें। सैनिकों में भी मेरी आस्था नहीं, क्योंकि लड़ाई से मुझे मज़ा नहीं आता। इतना ज़रूर था कि चीन के विरुद्ध एक ऐसा वातावरण बन गया था, जो आज भी बना हुआ है, आज भी ख़त्म नहीं हुआ है, कि वो ठीक नहीं है। तो मैंने एक ऐसा नाटक अपने आप बनाया और लोगों को चुन लिया कि भाई मैं ऐसा करूँगा। तो नाटक वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन मेरा एक खुद में नाटक बन गया कि एक बच्चे को मैंने बनाया पाकिस्तान, एक को बनाया मैंने जापान, एक को बनाया ऑस्ट्रेलिया, एक को, जितने देशों के नाम याद थे उतने मैंने पात्र इकट्ठे कर लिए अपनी तरफ, और मैं भारत बन गया, मनोज कुमार। हाँ बिल्कुल, ये कि मैं तो भारत हूँ और भारत की आस्थाओं को बोलना जानता हूँ और मैं किताब पढ़ चुका हूँ, तो उतना तो बोल ही सकता हूँ अपनी संस्कृति के बारे में। तो क्या हुआ कि फिर ये कि भाई चीन भी है, चीन कौन बनेगा, चीन कौन बनेगा। तो पूरा नाटक इस बात को लेके था कि चीन कौन बनेगा, और चीन बनने को कोई तैयार नहीं, कोई बच्चा तैयार नहीं। तो यही इस नाटक का सार था कि हमने बड़ी मशक्कत के बाद जो नाटक तय कर पाए थे कि हम करेंगे, चीन कोई बना ही नहीं और हमारा नाटक हुआ ही नहीं। नाटक हो गया और नहीं हुआ, वो हमारे मन में चलता है, वो हम देखते हैं, उसी में सारे रस समाये हुए हैं, उसमें सारी दुनिया समाई हुई है। तो ये जो नाटक है ये दुनिया की परिकल्पना करते हुए एक समानांतर दुनिया बनाने की कोशिश है, जिसमें ये नहीं है कि एक वाक्य बोलो और दूसरा शॉट जब आएगा तब बोलना।
आपको एक साथ बोलना है, एक लय में जीवंत अनुभूतियों के साथ बोलना है। जिस पात्र जिस किरदार को निभाओ वो बन के बोलना है। तो वो सब नाटक तभी होता है बढ़िया जिसमें कि आप जीवन की विसंगतियों को देखकर उन्हें अभिनय में ढाल के भाषा में परोस दें और आपको कोसे नहीं कोई, आपके लिए तालियां बजा दे। आदरणीय अशोक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह बताया कि कला, अभिनय, नाटक वो कहीं ना कहीं बेहतर जीवन के लिए एक प्रयास होता है। आर्ट्स आर इंडीड अ प्लेटफॉर्म फॉर एज अ क्वेस्ट फॉर अ बेटर वर्ल्ड। तो आइए, जब हम आज रंगधर्मी का रंग कर्म समझ रहे हैं, अब जो दूसरा मेरा जो सवाल है एक बार फिर आप तीनों के लिए है। अभिनय चाहे मैं थिएटर में करूं या OTT पर करूं, अभिनय से जुड़ा है किरदार। और जो हमारे साथ मंच पर ऐसे खास शख्सियत मौजूद हैं, फैंटम से लेकर डेली क्राइम से लेकर गुलाल से लेकर हैप्पी भाग जाएगी तक, आपके जो किरदार हैं वो हर व्यक्ति के नज़दीक हैं दिल के। क्या आयाम होते हैं? बे ऑन व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू डिसाइड कि मुझे ये कैरेक्टर करना है या ये इस वाले रोल में मुझे अपने आप को संभाल लेना है? देखिए दिव्य जी, पैसे मिलते हैं उसके। अच्छा, खास सिर्फ प्राइम रीजन ये होता है कि पैसे मिलते हैं उसके। अच्छा, हाँ, सिनेमा किए इसलिए जाता है कि पैसे मिले। सिनेमा ऑक्यूपेशन हो सकता है, सिनेमा मेरे लिए पैशन नहीं हो सकता। अच्छा। सिनेमा मेरे लिए ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन, इससे बढ़िया ऑक्यूपेशन कोई है ही नहीं मेरे लिए। तो सिनेमा मैंने इसलिए ज्वाइन किया था कि मुझे बहुत सारे पैसे मिले और मुझे बहुत सारे पैसे मिल गए। वहाँ पर कैरेक्टर हम डिसाइड नहीं करते, वहाँ पर वी आर लाइक एम्प्लॉइज। जब तक कि मैं सिनेमा बना नहीं रहा, अनटिल आई एम फिल्म मेकर, तब तक मैं सिनेमा में पूरा मजा नहीं ले सकता, है ना। मैं आई एक्ट एज एन एम्प्लॉय, जो मुझे दिया जाएगा वो मुझे करना पड़ेगा। अनुराग कश्यप ने मुझे कहा, मैंने कहा कि यार देखो गालियाँ अच्छी नहीं लग रही गुलाल में, तो ये मैं इसके खिलाफ हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, आपको बोलनी पड़ेंगी। तो उस वक्त थोड़ी बहुत मेरी बात मान लिया करता था। तो वो गुलाल में डायलॉग था ना कि इस मुल्क ने हर शख्स को जो काम था सौंपा, उस शख्स ने हर काम की, मैंने कहा माचिस जला के छोड़ दी। तू ये नहीं बोलूँगा जो तू बोल रहा है। तो उसने कहा कि पीयूष भाई ठीक है, मान लिया। उस वक्त मेरे वश में था, तो उस वक्त मेरी बात मान लिया करता था। गैंग्स ऑफ वासेपुर आते आते जो है वो हाथ से निकल चुका था। उसने कहा कि आपको वही बोलना पड़ेगा जो कि मैं बोल रहा हूँ। तो वहाँ पर मैं ना नहीं कर पाया। ये बतलाने का मतलब ये है कि वी कांट से नो। वहाँ पर वी आर एम्प्लॉइज, वहाँ पर हमको इस बात के पैसे मिलते हैं। तो इसलिए जो हमें किरदार मिलता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। वहाँ पर किरदार करना जो है मतलब सब पैसे के लिए करते हैं। और ये जो बकवास होती है खूब सारी कि जो हम किरदार में घुस के ऐसे खो गए और पागल हो गया, और ये सब बकवास बातें। जो भी आता है आपसे बोलता है, बेवकूफ़ बनाता है। कुछ नहीं होता, हम किरदार करते हैं, अपना पैसे लेते हैं, चेक लेते हैं, घर आते हैं, एक दो ड्रिंक मारते हैं और सो जाते हैं। तो किरदार का सही यथार्थ पीयूष जी ने हमारे बीच बताया। राजेश जी, क्या यही है किरदार का सही यथार्थ? अपना सपना मनी नहीं, पैसा तो महत्वपूर्ण है, और अभी पीयूष भाई जितना आया नहीं है मेरे पास, जब आ जाएगा तो लेकिन एनीवे, देखिए, मैं किरदार करते वक्त एक अप्रोच होती है। ऑब्वियसली थिएटर में आपको ज़्यादा मिलता है, हालांकि थिएटर में भी डायरेक्टर का काफ़ी योगदान होता है और डायरेक्टर की माननी पड़ती है। लेकिन फिल्मों में क्योंकि मूलतः वो एक निर्देशक का माध्यम है, तो मेरा पिछले कुछ सालों से ऐसा क्या कह लीजिए शगल है कि मैंने फिक्शन देखना बंद कर दिया है। मैं फिक्शन देखता नहीं, बहुत साल हो गए मुझे, और मैं सिर्फ या तो डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ और इवन फिक्शन पढ़ता नहीं। तो मुझे ये लगता है कि मेरे पहले जो भी मैं काम करता था उसमें रेफरेंसेस आर्ट से आ रहे थे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे रेफरेंस, मतलब आपकी आर्ट किसी और आर्ट का रेफरेंस ना हो तो बेहतर है। और मैं वो ज़िंदगी से रेफरेंसेस इकट्ठे करने की कोशिश करता हूँ। तो वो चाहे जीवन जीते हुए या फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ अगर कोई देखना ही है तो उस तरीके से करता हूँ। और बाकी एक ये किरदार करते वक्त मेरी सबसे बड़ी अप्रोच ये होती है कि मैं कभी ये नहीं सोचता कि वो किरदार क्या महसूस कर रहा है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि वो क्या सोच रहा है, और उसकी सोच को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, ना कि उसके क्या कहें ना, भावनात्मक ताने बाने को। अशोक सर, किरदार कितना अहम है, इस पर सोच कितनी अहम है, या किरदार मात्र एक चेक का एक अंक है? दरअसल ये सवाल बहुत व्यापक सवाल है। अगर मैं इसका उत्तर पीयूष की शैली में दूं तो मैं न दे पाऊंगा, अगर मैं राजेश की शैली में दूं तो भी ना दे पाऊंगा,
क्योंकि पीओसी ने ज़्यादा कमा रखा है, इसने थोड़ा कम कमा रखा है, मैंने सबसे कम कमा रखा है। लेकिन कमाई कोई मामला नहीं है, एक प्यास होती है, एक अंदर की आग होती है। जिस भावनात्मक बिंदु पे लाके छोड़ा है तुमने कि भावना होनी चाहिए, भावना के साथ साथ दिमाग भी होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ जो ये समझते हैं कि भावना कुछ अलग चीज़ है, दिमाग कुछ अलग चीज़ है, नहीं। अच्छा किरदार दिमाग से ही निभाया जा सकता है और दिल से निभाया जा सकता है। तो मैं उसको कहता हूँ दिलात्मक दिमाग या दिमागात्मक दिल। ऐसा दिल जिसमें दिमाग ज्यादा हो तो दिमागात्मक दिल हो, ऐसा दिमाग जिसमें दिल ज्यादा हो तो दिलात्मक दिमाग। Somebody who thinks from his heart. एग्जैक्टली, व्हाट डू थिंक फ्रॉम योर हार्ट। ये सही बात है, दिल से क्या सोचते हो और दिमाग से क्या महसूस करते हो। तो महसूस करना और सोचना, इन दोनों चीज़ों का बेहतर तालमेल अगर आपके अभिनय में है, आपके किरदार में है, उस चरित्र में है। वो चरित्र आपने कहाँ से पाया? आपने ज़माने में देखा, आपने मंडी हाउस के आसपास देखा, आपने कथक केंद्र में जाके देखा, और आपने दारू की दुकान पे देखा, आपने सिगरेट वाले के पास देखा, या आपने चाय पीते हुए वक्त देखा, या जहाँ भी देखा वो एक बार उतर जाता है। और उतर जाता है वो बिना बताए कि मैं तुम्हारे अंदर उतर रहा हूँ, और वो जब उतर जाता है तो बाद में निकल के आता है। तो पहला काम होता है आभ्यंतरीकरण किसी भी अभिनेता के लिए, कि बाहर के माल को अंदर लाना। पूरी जिंदगी वो लगा रहता है उसमें, पूरी जिंदगी। कोई बड़े से बड़ा निर्देशक किसी मिट्टी के ढेले में अभिनय की क्षमता नहीं ले आ सकता। मिट्टी का ढेला माने ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें दिल और दिमाग का संतुलन नहीं है। तो वो जो उसने पाया, अंदर लिया, इनटेक और आउटगोइंग, कंप्यूटर का काम है ये। उसके अंदर चीज़ें आती हैं हार्ड ड्राइव में, फिर उसका आउटपुट लिया जाता है। तो एक अच्छे इनपुट के साथ अच्छा आउटपुट हो जाए, ये तब होता है जब आपके देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, चखने के लिए जीभ, छुआने के लिए, चुंबन के लिए त्वचा है, और क्या बचा है। तो ये सब चीज़ें जब आ जाती हैं तब आप अभिनय करते हैं और उस किरदार में जा सकते हैं जो आपको सौंपा गया है। एक ही किरदार को 10 अभिनेताओं से करा लो, ये इसकी परीक्षा है। सब अलग अलग होंगे क्योंकि हर किरदार में उसका अपना किरदार भी शामिल हो जाएगा, और वो शामिल होकर जब निकलेगा तो तहलका मचा देगा, क्योंकि उसमें अपना रंग होगा, अपना ढंग होगा, अपने समाज के प्रति उसकी आस्थाएं होंगी। कई बार वो लड़ जाएगा डायरेक्टर से कि मैं डायलॉग नहीं बोलूँगा, इससे नफरत फैलती है। कई बार वो कह देगा कि साहब ये मैं गाली नहीं बोल सकता, तो मैं माचिस की तीली जला दूंगा उसकी जगह। उतनी मात्राएं हैं, और जितनी गाली में मात्राएं हैं उतनी मात्राएं माचिस की तीली में है। लेकिन सवाल ये है कि उस एक तीली से क्या करोगे? थिएटर में करोगे या सिनेमा में करोगे? सिनेमा कुल मिला के बहुत सारे लोगों का काम है, थिएटर तेरा अकेले का काम है। तो वो सारे के सारे काम जो सिनेमा में होते हैं वो तुझे अपने अंदर करते हैं, और वो काम जो वो तीली करती है अभिनेता के किरदार के अंदर, वो कहती है कि एक तीली से अंधेरों को तिल मिलाते हैं, एक तीली से अंधेरों को तिल मिलाते हैं, हवाएं तेज हैं फिर भी दिए जलाते हैं। भाई वाह, दिए जलाते हैं। क्या बात है अशोक सर। जो आपने इनपुट आउटपुट की बात करी, इसी से कहीं ना कहीं जीवन से जुड़ा ये जो रंगमंच है उससे कई और सवाल भी जुड़े हैं। जैसे जब मैं बंदिश बैंडिट्स की बात करती हूँ तो राजेश सर, वहाँ आपका बीकानेर राजस्थान से संबंध है, बट यू आर सो रियल इन प्रेजेंटिंग दैट। या जब मैं हैप्पी भाग जाए की बात करती हूँ तो जिस प्रकार से पीयूष सर का जो एक्सेंट था आफरीदी का, वो कितना रियल था, एकदम बिल्कुल रियल, जैसे जस्ट लाइक व्हाट वी आर इन एवरीडे रियलिटी। अब आज जो हमारा हिंदी सिनेमा है, OTT से लेकर थिएटर तक, उसको कहीं ना कहीं रीजनल सिनेमा कड़ी टक्कर भी दे रहा है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में क्या एक्टर का जो कर्म है अभिनय के प्रति वो मुश्किल होगा, स्पेशली इज कमिंग फ्रॉम दी हिंदी सिनेमा साइड? नहीं पीयूष सर, क्या हो रहा है कि देखिए हम कि आज जो हमारा मेन स्ट्रीम सिनेमा है, जिसे मैं हिंदी सिनेमा यदि कहूँ, ये जो अभिनय का आयाम है मेन पर्दे से लेकर OTT तक, आज उसे रीजनल सिनेमा कड़ी टक्कर दे रहा है।
क्योंकि रीजनल कंटेंट और रीजनल मूवीज़ को कहीं ना कहीं दर्शक ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो क्या फिर ऐसी परिस्थिति में जो रंगधर्मी है और जो रंगभूमि है हिंदी सिनेमा के लिए मुश्किल हो रही है? हिंदी सिनेमा में क्या मुश्किल होगा, मतलब हिंदी सिनेमा में पैसे मिल रहे हैं, पैसे, अरे अनाप शनाप तरीके से पैसे हैं। हिंदी सिनेमा में कोई मुश्किल नहीं आ रही। रीजनल सिनेमा कितना भी लाख आ जाए, आएगा तो अच्छा है, बढ़िया बात है। नए प्लॉट्स आएंगे, नए नए कथानक आएंगे, बहुत अच्छी बात है, एक्सप्लोर हो रहा है। और आप सही बोल रही हैं कि जो इस समय हिंदी रीजनल सिनेमा में नई नई बात आ रही है, नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। लेकिन हिंदी सिनेमा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सब जो है एक तरह से हरामखोर है बेसिकली, है ना। सबको जो है आप पैसे चबाना आ गया है, खूब पैसे चबाते हैं और खूब पैसे चबाते हैं। ये स्टार सिस्टम तक नहीं आएगा, और वो नहीं जाएगा। हमारे जिंदा रहते हुए तो कम से कम नहीं गया, और हमारे जिंदा रहते हुए नहीं जाएगा। स्टार सिस्टम जब तक रहेगा यहाँ पर, तब तक आज की तारीख में ये ज़रूर है कि कंटेंट ड्रिवन सिनेमा की पूछ बढ़ गई है। कि सिनेमा में आप जो लगातार फिल्में फ्लॉप हुई, तो उससे मालूम पड़ा कि जो आपको सिनेमा सीखना पड़ेगा, आपको कंटेंट लाने पड़ेंगे। और साउथ के बारे में बात करते हैं कि साउथ सिनेमा हम जो है ये शर्म करते हैं, हम स्वीकार नहीं करते कि वो हमसे अधिक इंटेलिजेंट है, हमसे अधिक IQ लेवल है उनका, हमसे अधिक इनोवेटिव है वो। हम नहीं, वो पुष्पा जैसी पिक्चर जो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं कमर्शियल पिक्चर की इंतहा है, कमर्शियलिज्म की इंतहा है, उसमें भी जो है इतना बढ़िया प्लॉट रचा गया है कि मैं तो उसको देखता रहा था शुरू से लेकर आखिर तक। मैंने 2 बार देखी पिक्चर को और मैं बड़ा प्रमोदित हुआ उसको देखकर। ये लोग, इनके पास प्लॉट्स खत्म हो गए, प्लॉट्स एक्सप्लोर नहीं करते, नए स्क्रिप्ट एक्सप्लोर नहीं करते, नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर नहीं करते, इसलिए धीमे धीमे जा रहे हैं। अब सीखेंगे, आपके मतलब इतनी सारी सिनेमा पिक्चर्स फ्लॉप हुई हैं, अब सीखेंगे धीमे धीमे। अगर सीख जाए तो बढ़िया बात है, ना सीखे तो और बढ़िया बात है। राजेश जी, क्या अब रंगधर्मी कहीं ना कहीं कठिन होती जा रही है, क्योंकि OTT पर भी कड़ा मुकाबला शुरू हो गया है? पहले था कि हर फ्राइडे पिक्चर रिलीज होती थी, अब ये है कि हर दिन OTT पर नई भरपूर कंटेंट आ रहा है, तो क्या एक्टर के लिए फिर चैलेंजेस बढ़ गए हैं? नहीं, एक्टर के लिए कोई चैलेंज नहीं है। मतलब ये जो मेकर्स के लिए चैलेंज है, बहुत सारे काम आ रहे हैं, हमें तो इधर उधर कहीं काम मिल ही जाएगा। अशोक सर, देखिए, मैं भी आपके समान सिर्फ देखता हूँ, न तो मैं सिनेमा में घुसा हुआ हूँ, न मैं नाटक के अंदर जा चुका हूँ, लेकिन दूर से निकटता का अनुभव करता हूँ। बिना जाए वहाँ के बारे में जानता हूँ, क्योंकि छिटपुट काम मैं भी करता रहता हूँ, लेकिन मेरी पहचान नहीं बनी। ये मेरा कोई दर्द नहीं है, ये मेरी बहुमुखी होने का एक सुरूर है, गुरूर नहीं है। एक नशा है, एक खुमार है। जब जननाट्य मंच बना था, तब मैं उसके स्थापना करने वाले सदस्यों में एक था। जहाँ जहाँ नाटक हुआ, NSD के बड़े चक्कर लगाता था जब सन 73 था, और कितने सारे कलाकारों को मैं जानता था, मेरे मित्र हैं, आज भी मित्र हैं। 73 से लेके अनेक वर्ष तक, जब तक पीयूष आए थे, 4-5 साल मैं पढ़ाने भी लगा था, तो वहाँ जाना मेरा पैशन था। जैसे इनका पैशन नाटक है, मेरा पैशन था नाटक करने वालों से मिलना, रंजीत कपूर से मिलना, पंकज कपूर से मिलना, विजय कश्यप से मिलना, अनिल चौधरी से मिलना, अतिया से मिलना, कविता चौधरी से मिलना। ये सब जो अभिनेता होते थे, इनके साथ बैठकें होती थी, और हम जो पैदाइशी अध्यापक, तो अपनी ज्ञान के उसको वहाँ उतार देते थे गठरी को, और फिर लगता था कि निशि वृषभ तले कोई अंधकार का भूसा जैसे हमने परोस दिया है उनको, क्योंकि उन पर कोई खास असर नहीं हो रहा। असर किन पे होता था? जो ऐसे एक्टर्स थे जो NSD से निराश थे, क्योंकि उनका एडमिशन नहीं हुआ था वहाँ, तो हमने फिर वहाँ बैठना शुरू कर दिया। राजेश विवेक तो NSD में ही थे, उनसे मैं प्रभावित हुआ। हम बैठे हुए चाय पी रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में, और कुर्सियाँ बड़ी पड़ी हुई हैं, आध घंटे पट्टा कुर्सी पे बैठा रहा, और जब हम उठे तो देखा उसके नीचे कुर्सी ही नहीं। वो तो इस मुद्रा में बैठे रहे। तो अब देखिए साधना कि वहाँ कुर्सी नहीं, हवा है, हवा, तो हवा में बैठे हुए हैं। तो ये जो साधना करने के ढंग हैं, ये बड़े निराले हैं, और हर एक्टर अपने लिए अपना तरीका ईजाद करता है, और कोई चुनौती नहीं है, किसी के लिए भी कोई चुनौती नहीं है। अवसर की बात है, अवसर मिले उनको और उसको निखार मिले अपनी प्रतिभा में, तो प्रतिभा भी काम में आती है। प्रतिभा ना हो तो सब बेकार है। प्रतिभा मांझी जा सकती है, मांझने का जूना है अभ्यास। अभ्यास करोगे तो जूने से प्रतिभा और निखर जाएगी, और तुम सबके सामने आ जाओगे, आनंद करोगे। अब देखिए, मैंने जितनी भी फिल्में बनाई, आप कहोगे बनाई, हाँ मैंने डायरेक्शन भी किया और फ्लोर पे झाड़ू भी लगाई। और ऐसा नहीं हुआ कि मैं
जैसे कहते हैं ना, मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, मैं ही एक्टर हूँ, मैं ही डायरेक्टर हूँ, मैं ही दर्शक हूँ। ना ना, देखी गई मेरी फिल्में, लेकिन वो फिल्में मनोरंजन धर्मी नहीं थी, वो शैक्षिक थी। जैसे पहली वो जो बनाया ढाई आखर, वो शैक्षिक था, और उसमें एक श्रद्धा और भाव की आवश्यकता थी। भाव ही है श्रद्धा का नाम, और ये बहुत सही कह रहे थे। तो उसमें जो आखिरी गीत था, और गीत मेरी उन फिल्मों की यूएसपी हुआ करती थी, क्योंकि किसी भी 5, अगर मुझे 2-2.5 घंटे मिल गए तो उसमें 15-20 गाने तो होंगे ही होंगे। गीत ही गीत, और गीतों में सामाजिक संदेश देने का मेरा अकेला आप आदमी पाएंगी जो कि ऐसा काम करता था। तो उसका जो ढाई आखर का, अभी मैं सोच रहा था, तुमने भी गाया था, वो लिपसिंक किया था। हाँ, श्रद्धा हो भाव, बोलो। मतलब हाँ, ऐसा था। मैं बता देता हूँ। तो मेरी फिलोसफी क्या है, वो ये है, श्रद्धा हो, भाव हो, सीखने का चाव हो। इसकी धुन ये थी कुछ इस तरह की, श्रद्धा हो, भाव हो, सीखने का चाव हो, तो धरती के कागज पे लकड़ी की कलम से हो सकती है चित्रकारी। टटक टटक, श्रद्धा हो, भाव हो, सीखने का चाव। तो इसमें आती थी पंक्तियाँ, अनुभव का लेना हो। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी अभिनेता के लिए। रास्ते खुलेंगे, रास्ता कोई बंद नहीं होगा। अनुभव का लेना हो, अनुभव का देना हो, जीवन में आपस का ये लेना देना हो, स्वार्थ कुछ अल्प हो, पक्का संकल्प हो, तो सिर्फ ढाई आखर की मोहब्बत की, सिर्फ ढाई आखर की प्यार की, सिर्फ ढाई आखर की हल्की सी छुअन से तर जाए जिंदगी हमारी। श्रद्धा हो, भाव हो, सीखने का चाव हो, तो धरती के कागज पे लकड़ी की कलम से हो सकती है चित्रकारी, हो सकती है। बहुत खूब आदरणीय अशोक सर, सीखने का चाव हो, ये चाव और ये भाव सदा बना रहेगा। मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे रंजीत इशारा कर चुके हैं। जी बिल्कुल, मेरा ये आखिरी सवाल एक पॉपुलर डिमांड पर ये है कि आपको कुछ, यार एक बंदा बोलो ना। अरे आराम नहीं सुना रहा है सब भाई, आराम कब तक सुनोगे यार? मतलब अरे मोदी ने सुना दिया, वो मोदी जी ने बहुत सुना दिया। हाँ बिल्कुल, अरे आराम क्या सुनोगे यार? इतनी बार सुन चुके हो आराम के, बोर हो गए। जब जागो तब सर। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, हो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव तुम ये सोच लो, या कि पूरे भाल पर जला रहे वो जय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। फूलती रगों में आज भीगती नसों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। और वो की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरेंगे, आके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड। सुनो, बोरिंग गाना है यार। बहुत खूब, बहुत खूब। राजेश सर, ताली से बात नहीं बनेगी, सत्र के अंत में आपको भी कुछ, जी हाँ, अभिनय का कुछ खास एक स्पेशल आज के इस सत्र के लिए। जी हाँ, मतलब मुझे कोई डायलॉग वालोग याद रहते नहीं, डायलॉग या कुछ गाना या कुछ खास ऐसी बात नहीं चलेगी। आपने खुद हाँ कविता ही बता दी आपने। हम दोनों साथ आए, एक कहानी बनी। हम दोनों साथ आए, एक कहानी बनी। हम दोनों अलग हुए, 3 कहानियां बनी। एक तेरी कहानी जो तुझे समझ आई, एक मेरी कहानी जो मुझे समझ आई, और तीसरी एक अनकही कहानी जो बात कर लेते जरा तो दोनों को समझ आ जाती। थैंक यू। कितनी
बहुत खूब। तो इसी के साथ इस सत्र की समाप्ति की ओर हम जाते हैं और यदि ऑडियंस से कोई एक या दो सवाल, छोटा सा संक्षिप्त सा, एक या हाँ जल्दी से साथी जल्दी से आगे आकर, क्योंकि कहा क्या मिर्जापुर का डायलॉग यहाँ नहीं हो सकता। दिल मत तोड़िए, दिल ना तोड़िए, मिर्जापुर का डायलॉग। नहीं, मिर्जापुर का ऐसा कोई डायलॉग है नहीं कि सुनाया जा सके। और जी हाँ पीयूष सर, कहाँ पीयूष जी? मैं पीयूष भाई नहीं थे। था अच्छा वासेपुर का कोई सा डायलॉग? नहीं, वासेपुर का भी डायलॉग्स याद नहीं रहते हम लोगों को। मतलब डायलॉग्स कर देते हैं वहाँ पर, लेकिन बाद में डायलॉग्स याद नहीं रहते और वो पूछता भी नहीं डायलॉग सुनाने के लिए, तो डायलॉग्स याद नहीं रहते हम लोग। वो इत्तेफाक से गाना था इसलिए मैंने सुना दिया, इत्तेफाक से गाना याद था मुझे। क्या संदेश है? अशोक भाई से पूछो। हाँ सर, युवा जो अभिनय के साथ रंगभूमि के साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश है, क्योंकि अब ये अभिनय थिएटर से लेकर सिनेमा तक सब रूप से बदल रहा है। देखो बेटो मित्र, ये दौर जो है अपना अपना कर्तव्य दिखाने का है, तो मैं कोई शिक्षा आपको नहीं दे सकता। सिर्फ मेरे पास जो कौशल है जिसके कारण मैं जाना जाता हूँ, वो भी एक कहानी, वो चौथी कहानी है। लोकतंत्र का चौथा पाया कौन सा होता है, उसका प्रतिनिधि बन के नाटकीय कौशल के साथ मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है सुनी सुनाई हो, लेकिन मैं जब मैं सुनाता हूँ तो हर बार नहीं होती है। जैसे थिएटर जितनी बार करो उतनी बार मजता जाता है। एक नन्हा मेमना और उसकी माँ बकरी जा रहे थे जंगल में, राह थी संकरी। अचानक सामने से आ गया एक शेर, लेकिन अब तो हो चुकी थी बहुत देर। भागने का नहीं था कोई भी रास्ता, बकरी और मेमने की हालत खस्ता। उधर शेर के कदम धरती नापें, इधर ये दोनों थर थर कांपे। अब तो शेर आ गया एकदम सामने, बकरी लगी जैसे तैसे बच्चे को थामने। तो छिटक कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल क्या तुम हमें खा जाओगे एकदम कच्चा? शेर मुस्कुराया, उसने अपना भारी पंजा मेमने के सर पे फिराया, बोला, हे बकरी कुल गौरव, आयुष्मान भव, चिरायु भव, दीर्घायु भव, कर कलरव, साबुत रहे तेरे सब अवयव। आशीष देता ये पशुपुंगव शेर कि अब नहीं होगा कोई अंधेर। उछलो कूदो नाचो और जियो हंसते हंसते। अच्छा बकरी भैया नमस्ते। इतना कहकर शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हैरान, बोली बेटा ताज्जुब है, भला ये शेर किसी पर रहम खाने वाला है? लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला। यही सलाह है मेरी। बहुत खूब, जोरदार तालियां हो जाएं एक बार फिर पीयूष जी, राजेश जी, आदरणीय प्रोफेसर अशोक सर। इसी के साथ ये सत्र की समाप्ति की ओर हम आगे बढ़ते हैं और मैं रंजीत जी को एक बार फिर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कल्चरल कारवां डे 1 बहुत ही खूबसूरत शुरुआत हुई है और उम्मीद है बाकी 3 दिन भी इसी तरह बेहतरीन सत्र, बेहतरीन सेशंस में आप सब हमारे साथ होंगे।